This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। We have discussed the concept of point elasticity of demand. Now we are going to start from arc elasticity of demand. पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा था। मैं जल्दी से रिकॉल करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बच्चे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर प्राइस में चेंज इनसिग्निफिकेंट सा हो, बड़ा स्मॉल सा प्राइस में चेंज आ जाए, प्राइस में बड़ा ही स्मॉल चेंज आने से, इनसिग्निफिकेंट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड उसको रिस्पॉन्ड इनसिग्निफिकेंटली करे। हमें डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट हम उन दोनों पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। हमें वो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो एक सिंगल पॉइंट है। इस सिचुएशन में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी डिमांड डिटरमिन नहीं करते। एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे हम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड यूज करते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। बट बच्चे अब हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। arc elasticity of demand. x-axis origin point, y-axis। बच्चे y-axis के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस को और x-axis के अलोंग हम मेजर करते हैं क्वांटिटी। ये बच्चे कर्व है डिमांड कर्व डी। लेट्स सपोज प्राइस 4 रुपीज थी, इस प्राइस पे यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं 12। पॉइंट ए, प्राइस 4 रुपीज से बढ़ के 8 रुपीज हो गई। क्वांटिटी डिमांड के यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं 6। पॉइंट बी पे तो बच्चे प्राइस इंक्रीज कर गई 4 रुपीज से 8 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड यूनिट्स 12 से कम होके 6 यूनिट्स हो गए।
अब दो पॉइंट्स बने हैं डिमांड कर्व पे, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज ज्यादा हो, सिग्निफिकेंट हो, खातिर ख्वाह, जैसे 4 रुपीज पहले प्राइस थी, प्राइस 4 रुपीज से बढ़ के 8 रुपए हो गई, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 4 रुपए कीमत है, बी पॉइंट पे 8 रुपीज है। अच्छा, अब 8 पॉइंट पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी व्हेन प्राइस इज ₹4 पर यूनिट। ड्यू टू चेंज इन प्राइस फ्रॉम ₹4 to 8, quantity demand would decrease from 12 units to 6 units at point B. प्राइस इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ी है 4 से 8 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 12 से 6 यूनिट्स कम हो गई। And we got 2 points on the demand curve DD, first one A and second one B, and we are able to distinguish between these 2 points. हमें दो पॉइंट्स मिल गए डिमांड कर्व पे, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और हम इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश, फर्क कर सकते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है। अब इस सिचुएशन में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हुए पॉइंट ए, उसको ओरिजिनल प्राइस बनाना है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मानना है, या बी को मानना है। हम कह रहे हैं ना हमें ए को मानना है, ना ही हमें बी को मानना है, बल्कि हमें इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तभी हम एवरेज यूज करते हैं। तो इस केस में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या यूज करना है, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस। अब हम एवरेज यूज करेंगे, आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हम प्राइस का एवरेज यूज करते हैं, और इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड के केस में हम एवरेज क्वांटिटी डिमांड यूज करते हैं। ठीक हो गया ना बच्चे? तो इसका पूरा फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूं, जैसे हमने डिटरमिन भी किया हुआ है, क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 ओवर प्राइस P2 सेकंड प्राइस, माइनस करनी है फर्स्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा बच्चे, P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना बच्चे? तो ये बात आपने याद रखनी है, आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जब प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंज हो और उसके रिजल्ट में क्वांटिटी भी सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्ड करे, और हमें डिमांड कर्व पे दो डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएं जिनमें हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, फर्क कर सकते हो, तो तब हमने ना ओरिजिनल प्राइस ए ना ही ओरिजिनल प्राइस बी को कंसीडर करना है। इसी तरह से ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड भी नहीं लेनी, हमने ना बेस ए को भी नहीं बनाना, ए पॉइंट को भी नहीं बनाना, बी को भी नहीं बनाना, बल्कि इसका मिड पॉइंट लेना है। ये ज्यादा आसान बात होगी और सही बात होगी कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, एवरेज लेना है। ठीक हो गया ना बच्चे? अभी मैं आपको इसी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एवरेज क्यों कंसीडर करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना बच्चे? तो अब एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे कोड किया है, इसका टेबल बना के इसकी कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जी बच्चे, प्राइस हमने अज्यूम किया है कि प्राइस 4 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स, प्राइस बढ़ के 8 रुपीज होगी, क्वांटिटी डिमांड 6 यूनिट्स, प्राइस इंक्रीज करके क्वांटिटी डिमांड कम होगी। अच्छा बच्चे, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2, दोनों को सम करना है हमने। अच्छा बच्चे, Q2 की फिगर आपको पता ही है, ये फिगर Q1 है, ये फिगर Q2 है, इसी तरह से ये प्राइस P1 और ये प्राइस P2। अच्छा बच्चे, Q2 की फिगर, शाबाश कोशिश करें, Q2 की फिगर 6, ये फिगर है। इसी तरह से बच्चे Q1 की फिगर 12, ये देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए मेंशन भी किया हुआ साथ, तो बच्चे -12। इसी तरह से बच्चे प्राइस P2 की फिगर 8,
8 रुपीज माइनस P1 हमें फिगर, P1 की फिगर क्या है बच्चे, P1 की फिगर है 4, टेबल में से हमने पिक की, मल्टीप्लाई बाय P1 4, P2 8 ओवर Q1 12, Q2 बचे 6। अच्छा बच्चे, अब आपने कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे। जल्दी से बच्चे कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट करें और मुझे कैलकुलेट करके बताएं बच्चे क्या आंसर है। चले मैं आपकी हेल्प करता हूं। 6 में से 12 लेस करेंगे, 6 माइनस 6, शाबाश। 8 में से 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 16 18। ठीक हो गया ना बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 ये आंसर बचे -1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर -1। अच्छा, अब माइनस का साइन क्या शो करता है? माइनस का साइन शो करता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, -1 से माइनस का साइन तो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। अब 1 क्या बताता है? 1 बताता है कि प्राइस में चेंज अगर 1 का आया तो क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी 1 से, एग्जैक्टली जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज आ रहा है उसी प्रोपोर्शन से चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है। तो बच्चे ये कौन सी टाइप हो जाएगी? यूनिट इलास्टिक। ठीक हो गया जी बच्चे। तो आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एग्जांपल हमने समझी। इसके बाद बच्चे, आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं। मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए हुए परसेंटेज मेथड से। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको परसेंटेज मेथड से करवाए हैं, आप वो क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, बल्कि ये प्रेफर कीजिएगा, आप जब भी आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप प्रेफर कीजिएगा फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। परसेंटेज मेथड में आपको पता है ना कि हर एक की परसेंटेज आपको सेपरेट कंप्यूट करनी होती है, उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन फॉर्मूला मेथड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि एग्जाम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, हाँ ये जरूर देखिएगा कि एग्जामिनर ने कहीं आपको पॉइंट के बारे में तो नहीं कहा कि आप पॉइंट का फॉर्मूला यूज करें। कुछ इस तरह से तो नहीं है कि प्राइस में इनसिग्निफिकेंट चेंज है और क्वांटिटी डिमांड भी रिस्पॉन्ड इनसिग्निफिकेंटली कर रही। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पॉइंट का यूज कीजिएगा, अदरवाइज आपको बाकी हर सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे, हमने अभी तक 3 मेथड्स पढ़ ली। पहला मेथड टोटल आउटले मेथड, दूसरा मेथड परसेंटेज मेथड, थर्ड वन मेथड कहलाता है बच्चे फॉर्मूला मेथड। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला मेथड पढ़ा। फॉर्मूला मेथड में हम एवरेज यूज करते हैं। एवरेज हम क्यों यूज करते हैं? इस सवाल का जवाब मैं भी आपको देता हूं। इससे पहले कि हम इस सवाल की तरफ आए, पहले हम जियोमेट्रिक मेथड, जो हमारा फोर्थ वन मेथड है कैलकुलेशन का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसको समझ लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद एक लंबी सी इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को काफी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन काफी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ फोर्थ वन मेथड। फोर्थ वन मेथड कौन सा बच्चे? जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, फोर्थ मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जियोमेट्रिकल मेथड। अच्छा बच्चे, जियोमेट्रिकल मेथड में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हुए।
फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला है? मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं ताकि आपको याद हो जाए। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। रिपीट करें, फॉर्मूला रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट of demand curve. Lower segment of demand curve up over upper segment of demand curve. ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके लिए हम पहले जरा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद इसकी हर पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस आपको पता है ना, वाई एक्सिस के अलोंग हम किस वेरिएबल को मेजर करते हैं, याद करें। वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस को मेजर करते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग, शाबाश, एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अच्छा बच्चे, अब आप मुझे ये बताइएगा, डिमांड की सिचुएशन में प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है या नेगेटिव? नेगेटिव, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये कर्व है डिमांड कर्व। अच्छा, आप समझाने के लिए मैंने इसको इंटरसेप्ट भी किया क्योंकि हमें एक्सट्रीम केसेस भी इस सिचुएशन के अंदर डिटरमिन करना। अच्छा बच्चे, अब हमें लेट अज्यूम करना है यहाँ पे कि टोटल लेंथ जो डिमांड कर्व की है ना, टोटल लेंथ ऑफ डिमांड कर्व की जो टोटल लेंथ है ना, वो हम अज्यूम कर लेते हैं वो 4 है। लेट्स सपोज हम उसके कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। अब देखिए बच्चे, एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी, डी, और ये लास्ट वन है ई पॉइंट। डी को मैं यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ए बी सी डी। अब बच्चे, ए से बी तक का डिस्टेंस है 1, लेट्स सपोज, हम अज्यूम कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि बी से सी तक का डिस्टेंस भी 1 है। अब मुझे आपने ये बताना है ए से सी तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है। ए से बी 1 है, बी से सी भी 1 है। अब आपने ये बताना है ए से सी तक का डिस्टेंस। शाबाश, ए से सी तक का डिस्टेंस 2। अब इसी तरह से बच्चे, सी से डी तक का हम अज्यूम कर रहे हैं 1, सी से डी तक का 1। अच्छा, अगर मैं कहूं ए से डी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक का 1, बी से सी तक का भी 1, सी से डी तक का भी 1, तो 1 + 1 + 1, तो ए टू डी ये डिस्टेंस बन जाएगा 3 का। अच्छा बच्चे, अब इसी तरह से डी से ई तक का डिस्टेंस अगर 1 हो, तो ए से ई तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? 1 + 1 + 1 + 1, 4। तो टोटल लेंथ डिमांड कर्व की कितनी बन गई? 4। नहीं, यही तो अज्यूम किया है यहाँ पे। अच्छा बच्चे, अगर हम बी से ई कैलकुलेट करना चाहें तब भी हमारे लिए आसान है। बी से ई तक का 3, सी से ई तक का 2, डी से ई तक का 1, तो मुश्किल बात तो नहीं हुई है आपके लिए। जी बच्चे, तो बच्चे अब हमें हर स्टेप पे, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना। तो बच्चे मैं पॉइंट ए पे कैलकुलेट करने वाला हूं। अब जरा फॉर्मूला याद रखिएगा। पॉइंट ए पे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करने लगा। अच्छा बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। फॉर्मूला आपने अपने सामने याद रखा है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट नोमिनेटर में, अपर सेगमेंट डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब ये याद रखना है लोअर सेगमेंट। मुझे बताइएगा ए से डी तक का, सॉरी, ए से ई तक का जितना भी पोर्शन है वो डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट है। तो मुझे बताएं लोअर सेगमेंट कितना है? ए से बी तक 1, बी से सी तक भी 1, सी से डी तक भी 1, और डी से ई भी 1। टोटल बचे 4, शाबाश, 4 डिवाइडेड बाय ए से अपर पोर्शन तो डिमांड कर्व का कोई है ही नहीं, है ना? समझ आ गई बात की? हाँ, ए से अपर पोर्शन तो कोई नहीं है, 0 होगा ये, शाबाश। 4 को 0 से डिवाइड करें तो मैथमेटिकल एरर हम इसे इंफिनिटी कह देते हैं। तो याद करें, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी हो तो ये कौन सी टाइप थी? परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक।
जल्दी से परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, शाबाश, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक हो गया ना बच्चे? अच्छा, अब इसी तरह से बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करने लगे हैं। फॉर्मूला लोअर सेगमेंट, बताइएगा बी से ई तक लोअर सेगमेंट कितना है? जल्दी करें जल्दी। बी से ई तक लोअर सेगमेंट 1 + 1 + 1 3। अपर सेगमेंट बी से ए तक का, ये अपर सेगमेंट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बी से ए तक अपर सेगमेंट और बी से ई तक लोअर सेगमेंट। बच्चे 3 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 3 ग्रेटर देन 1 है। तो कौन सी टाइप है ये बच्चे? इलास्टिक है ना, ग्रेटर देन 1। शाबाश, इलास्टिक। अच्छा, सी पॉइंट पे बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट सी से ई तक का लोअर सेगमेंट 2 और सी से ए अपर सेगमेंट 2। ऐसा ही है ना? ये देखें, सी से ए तक अपर सेगमेंट, सी से ई तक लोअर सेगमेंट, 2/2 which is equal to 1 यूनिट इलास्टिक। क्या बच्चे? यूनिट इलास्टिक। ये भी टाइप हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी। अब ये बात गौर करनी है, मैंने बाद में एक एमसीक्यूज भी बताना है। मैंने पहले कैलकुलेट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, फिर मैंने कैलकुलेट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी। और अगर आपसे पूछा जाए ज्योमेट्रिकल मेथड, तो बेसिकली पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि हम एट सिंगल पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे होते हैं, इसी वजह से इसे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अच्छा बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी, लोअर सेगमेंट 1, अपर सेगमेंट डी से ए तक, डी से ए तक अपर सेगमेंट 1 + 1 + 1 3, now which is equal to 0.33, sorry 0.33, that is less than 1। लेस देन 1 आंसर हो तो इन इलास्टिक, जिसे हम इनसेंसिटिव भी कहते हैं, इन इलास्टिक और इनसेंसिटिव। अब लास्ट वन है बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट 0, शाबाश। अपर सेगमेंट, सारा डिमांड कब अपर सेगमेंट में आ जाएगा? 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 0। कौन सी टाइप है बच्चे? एक्सट्रीम केस है। कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट की है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी सीखी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट वन बच्चे परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड वन इलास्टिक, फिर यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और लास्ट वन परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं आपको इस मेथड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, अब जरा बातें मेरी गौर से सुनिएगा। आपने इस मेथड में देखा एक ही डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पोर्शन पे डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है। जब हम अपर डिमांड कर्व की बात कर रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर देन 1 थी, मोर देन 1 इलास्टिक है। और डिमांड कर्व के जब लोअर पोर्शन की बात करते हैं, तो लोअर पोर्शन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इनइलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड कर्व के डिफरेंट सेगमेंट पे डिफरेंट होती है। अपर पे मोर देन 1 और लोअर पे लेस देन 1 और बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में इलास्टिक नहीं, यूनिटरी इलास्टिक। शाबाश, एट पॉइंट सी। ठीक हो गया जी बच्चे? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। आप लोग जब ये लेक्चर सुनेंगे, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन हुई आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे हमने फोर्थ मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा। अब बच्चे हमें जरा एक इलस्ट्रेशन को समझना और उसमें हमें दो बातें पता चलेंगी। वो कौन कौन सी दो बातें पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा बच्चे, इलस्ट्रेशन हम ये यूज कर लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन
पॉइंट, प्राइस और क्वांटिटी, पॉइंट, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है जी बच्चे, टेबल बनाने वाला हूं बच्चे मैं। जी बच्चे, मैं खुद से ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, सबसे पहले पॉइंट्स है जी बच्चे। सेकंड वन बच्चे प्राइस कॉलम, थर्ड वन कॉलम है बच्चे क्वांटिटी डिमांड, और लास्ट वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी हम बाद में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जी बच्चे, ए, बी, इसी तरह से सी और डी, लास्ट वन ई और एफ। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, प्राइस 18 थी, क्वांटिटी डिमांड की फिगर 4, प्राइस कम होके 16 हो गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हमने कहा था जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड 4 से 8 हो गई। अच्छा, अब अगेन बच्चे इस टेबल को पहले मुकम्मल कर लेते हैं। प्राइस 11, इस पे क्वांटिटी डिमांड 18 यूनिट्स, प्राइस 11 से कम होके 9 हो गई, क्वांटिटी डिमांड बचे 22 बढ़ गई। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ठीक हो गया जी बच्चे। अगेन बच्चे प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 32 यूनिट्स, प्राइस कम होके 2 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 36 यूनिट्स। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई। अच्छा, अब जरा गौर करना है आप लोगों ने, ये पॉइंट ए और बी है, पॉइंट ए और बी। मैं एक कर्व बना के सिर्फ उस पर 2 ही पॉइंट्स पिक करूंगा, आपको बात समझा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए करना मुश्किल ही नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना। प्राइस को अलोंग वाई एक्सिस हम मेजर करते हैं और क्वांटिटी को बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस हम मेजर करते हैं। जी बच्चे, ये डिमांड कर्व है डी डी। बच्चे प्राइस 18, क्वांटिटी डिमांड के यूनिट्स कितने हैं? 4। अच्छा, प्राइस कम होके 16 रुपीज पर यूनिट हो गई, क्वांटिटी डिमांड के यूनिट्स बचे 8 हो गए, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब जरा गौर कीजिएगा, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। ए से बी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। पहले हम दोनों फॉर्मूले से कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। देखिए, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में आंसर होता है, फॉर्मूला यूज किया जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। आपको पता है ना, इस केस में हम प्राइस का एवरेज और क्वांटिटी का भी एवरेज यूज नहीं करते, इसमें हम
जो इनिशियल पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, उसको बेस बना लेते हैं। अच्छा बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड सेकंड वन 8, फर्स्ट वन 4, प्राइस सेकंड वन बचे 16, फर्स्ट वन 18, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा बच्चे, अब ओरिजिनल प्राइस क्या है बच्चे? जो इनिशियल प्राइस थी 18, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। जी बच्चे, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड की क्या वैल्यू है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू है बच्चे, शाबाश, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू है 4। अब बच्चे आपने कंप्यूटेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या आंसर बनता है। 8 में से 4 लेस करेंगे 4, 16 में से 18 लेस किया -2, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4। जी बच्चे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप जरा कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताइएगा बच्चे। कोशिश करें, जल्दी से कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेट करें, खुद से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। जी, -9 तो नहीं आंसर आ रहा आपका? जी, अगर -9 ही आ रहा है तो फिर ठीक है, आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है, -9। अच्छा, अब हम आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी जरा कंप्यूटेशन करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय बचे एवरेज प्राइस ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड। अच्छा बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सेकंड वन 8, फर्स्ट वन 4। देखिए, मैं आपको टेबल से भी एक दफा फिगर्स शो करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। Q2 8, Q1 4, P2 16, P1 18। ठीक हो गया जी बच्चे? 8 माइनस 4, 16 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है ना आर्क में हम एवरेज यूज करते हैं, तो एवरेज क्या बनेगा बच्चे? 18 प्लस 16 ओवर, शाबाश, 4 प्लस 8। इसको सॉल्व करें, 8 में से 4 4, 16 में से 18 -2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 16। जी, 18 प्लस 16 34, 34 ही बन रहा है ना बच्चे? जी, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट, 8 प्लस 4 12। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चे, और सॉल्व करके मुझे अगेन जैसे आपने पहले कंप्यूट किया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें और मुझे बताएं क्या आंसर बन रहा है बच्चे। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। जी, शाबाश, इसका आंसर -5.67 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसका मतलब है दोनों मेथड्स की सूरत में आंसर सेम नहीं आता। पॉइंट और आर्क की सूरत में आंसर सेम नहीं आता, क्योंकि पॉइंट में हम एवरेज यूज नहीं करते और आर्क में हम एवरेज यूज कर लेते। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तो हमने डायरेक्शन यूज की थी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब मैं डायरेक्शन चेंज करने लगा। क्या डायरेक्शन चेंज करने लगा? हम ए टू बी की बजाय अगर मैं कहूं कि बी टू ए डायरेक्शन हो, बी टू ए डायरेक्शन हो, बी टू ए डायरेक्शन होगी तो पहले मुझे पॉइंट बी लिखना पड़ेगा, फिर मुझे पॉइंट ए लिखना होगा। तो अब इसकी भी प्राइस और इसकी भी क्वांटिटी मैं अब रिवर्स करने लगा। बी पॉइंट पे प्राइस क्या है जरा आपके सामने है, तवज्जो करें। बी पॉइंट पे प्राइस क्या है? बी पॉइंट पे प्राइस 16, शाबाश, ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन गया। अच्छा, बी पॉइंट पे क्वांटिटी, वो इनिशियल क्वांटिटी बन जाएगी। बी पॉइंट पे क्वांटिटी 8, शाबाश। इसी तरह से बचे ए सेकंड पॉइंट है, प्राइस बताएं जल्दी से जल्दी से, आपको सामने शो हो रही है 18, एग्जैक्टली 18। एंड क्वांटिटी डिमांड एट पॉइंट ए 4, शाबाश। अब ये बात याद रखनी है, ये हमारा पॉइंट इनिशियल है, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। इस केस में हम इसको Q1 कह देंगे और इसको Q2 कह देंगे,
और ये हमारी प्राइस P1 होगी और ये प्राइस P2 हो जाएगी। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, हम कह रहे हैं बी से, बी हमारा इनिशियल पॉइंट है, हम बी से ए पॉइंट पे जा रहे हैं। अब वही दोनों फॉर्मूलाज यूज करूंगा मैं, पॉइंट का और आर्क का। अब जरा कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आपके सामने डायरेक्शन चेंज होने लगी है। मैं लिखने लगा हूं फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? अब बी से ए से बी नहीं है, अब कौन सी डायरेक्शन है? बी से ए। तो बच्चे अब जरा कैलकुलेशन करते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है ना, क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस बी पॉइंट की होगी और इसी तरह से ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड बी पॉइंट पे। शाबाश, ठीक है ना। तो बच्चे आपने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जल्दी से बताएं, 4 माइनस 8। शाबाश। 4 सेकंड वन ए पॉइंट किया ना। अच्छा, प्राइस की भी बताइएगा मुझे बात, 18 माइनस 16। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ओरिजिनल प्राइस, अब आपने हेल्प करनी है, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं वो टेबल जो हमने अभी बनाया। ओरिजिनल प्राइस Q1 और ये प्राइस P1 16, क्वांटिटी 8, ओरिजिनल क्वांटिटी 8, ओरिजिनल प्राइस 16। तो बच्चे 16 ओवर 8, ठीक हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। 4 में से 8 को लेस करें, -4। 18 में से 16 को लेस करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 16 ओवर 8। अब आपने अगेन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, खुद से करें कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। जी, मैंने कैलकुलेशन की है, मेरे मुताबिक -4 बन रहा है। आप लोग भी देख लीजिएगा, -4। देखें, पहली बात, हमने जब पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया तो ए से बी की डायरेक्शन में हमारा आंसर -9 और बी से ए की डायरेक्शन में -4। टेबल सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यूज चेंज होगी। ठीक हो गया। अब आर्क से करते हैं, अभी आपको पता चलेगा आर्क ज्यादा बेहतर क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला समझा जाता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस। आपको पता है ना, इस केस में हम एवरेज, शाबाश, प्राइस और एवरेज क्वांटिटी डिमांड यूज करते हैं। अच्छा बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेकंड क्वांटिटी 4, फर्स्ट वन 8, प्राइस सेकंड वन 18, फर्स्ट वन 16, मल्टीप्लाई 16 प्लस 18 ओवर 8 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करें, 4 में से 8 -4 ओवर 18 में से 16 2, मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 18 34, 8 प्लस 4 12। इसको अगेन सॉल्व करें, क्या आंसर बन रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करें, 5.6 है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, ये वही आंसर नहीं है जो हमने पहले भी कंप्यूट किया हुआ है, पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए, एग्जैक्टली वही आंसर है ना। तो अब आपको पता चला ना कि हम अगर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज करते हैं ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन के लिए, तो ए से बी की डायरेक्शन या बी से ए डायरेक्शन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आंसर हमारा सेम आएगा। बट पॉइंट के केस में ये आंसर सेम नहीं आता। ठीक हो गया ना बच्चे। तो अब आपको समझ में आ गई हम एवरेज क्यों यूज करते हैं। हम एवरेज इस वजह से यूज करते हैं कि अगर हम ए से बी या बी से ए की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हमारा आंसर सेम। ठीक हो गया जी बच्चे। और दूसरा बच्चे, अगर आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट, अभी मैंने आपको एक डायरेक्शन से करवाया, आप सी से डी और डी से सी, मैंने हैंडआउट्स में सॉल्व किया हुआ, आप भी कीजिएगा। सी से डी, डी से सी और ई से एफ, एफ से ई। अब ये देखें, ये अपर साइड पे है, अपर साइड पे मोर इलास्टिक, दरमियान में यूनिटरी इलास्टिक और लोअर पोर्शन पे लेस इलास्टिक। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इस वजह से होता है कि अपर पोर्शन में एवरेज प्राइस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एवरेज क्वांटिटी डिमांड। एवरेज प्राइस की वैल्यू एज कंपेयर टू एवरेज क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना बच्चे। और लोअर पोर्शन पे एवरेज क्वांटिटी डिमांड एवरेज प्राइस की निस्बत ज्यादा है, बढ़ गई है वो। अब हुआ क्या, अपर पोर्शन पे जब एवरेज प्राइस और एवरेज प्राइस हम नोमिनेटर में यूज कर रहे हैं, देखिए ना फॉर्मूले में नोमिनेटर में एवरेज प्राइस ले रहे हैं, और अगर एवरेज प्राइस की वैल्यू एज कंपेयर टू एवरेज क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी तो आपको पता है ना फिर कि ये आंसर ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो जो डिमांड कर्व का अपर पोर्शन होता है वो मोर इलास्टिक और लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक होता है। तो अब आपका ये होमवर्क है, आपने क्या करना है, बाकी पॉइंट्स पे सी से डी, डी से सी, इसी तरह से ई से एफ और एफ से ई, आपने इसकी वर्किंग अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपका होमवर्क है। आज हम लोगों ने ये ज्योमेट्रिक मेथड मुकम्मल किया और साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पोर्शंस पे डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और दूसरा ए से बी डायरेक्शन और बी से ए डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हम किस डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सेम आंसर डिटरमिन करेगा, बट पॉइंट की सूरत में ये आंसर सेम नहीं आएगा। ए से बी की डायरेक्शन का आंसर जो होगा वो बी से ए की डायरेक्शन के आंसर के बराबर नहीं होगा, डिफरेंट आंसर होगा। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक हमारा यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल हो गया। हमारा अब अगला टॉपिक है अदर इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से ग्रुप में मैसेज करके भी बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और वैसे भी आप ग्रुप में ऐड हो, और अगर ग्रुप में नहीं पूछ सकते हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा। मैं जैसे ही फ्री हुआ आपको आपकी क्यूरीज के आंसर मैं इंशाल्लाह सेंड कर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।